नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। सेना में महिला अफसरों की एक और बड़ी जीत हुई है। केंद्र 11 महिला अफसरों को भी अब परमानेंट कमीशन देगा। कोर्ट ने साफ किया कि जिन अफसरों के पास विजिलेंस और अनुशासनात्मक क्लियरेंस है वो पीसी की हकदार होंगी, यानी परमानेंट कमीशन की हकदार होंगी। लेकिन महिला अफसरों को जो ये जीत है वो आसानी से नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र झुका है और कुछ और महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने को तैयार हुआ है। इससे पहले सेना में परमानेंट कमीशन मामले में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की धमकी के बाद केंद्र सरकार के रुख में नरमी आई। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने चेतावनी दी थी कि हम सेना को अवमानना का दोषी ठहराएंगे। सेना अपने क्षेत्र में सुप्रीम हो सकता है, लेकिन संवैधानिक कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में सुप्रीम है। तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सेना में महिला अफसरों की एक और ये बड़ी जीत है। केंद्र अभी 11 महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देगा और इससे पहले 22 अक्टूबर को सेना ने कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 39 महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत पर जश्न मनाती सेना के महिला अफसर। आखिर लंबी लड़ाई के बाद उन्हें यह जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केंद्र 11 और महिला अफसरों को भी 10 दिनों के भीतर परमानेंट कमीशन देगा। सिर्फ इन्हीं को ही नहीं, उन दूसरी योग्य महिलाओं को भी अस्थायी कमीशन मिलेगा जो कोर्ट नहीं आई है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है इन महिला अधिकारियों के लिए। ये 2010 की जो लड़ाई इनकी चल रही थी वह आज उसका फाइनली आज वह एक बहुत ही अच्छे नोट पे खत्म हुआ और इन महिला अधिकारियों को जो अधिकार उनसे वंचित थी वो आज उनको फाइनली उनको दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जिन अफसरों के पास विजिलेंस और डिसिप्लिन क्लियरेंस है वो परमानेंट कमीशन के लिए हकदार होंगी। केंद्र ने कहा कि ऐसी महिलाओं को 3 हफ्ते में अस्थायी कमीशन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने यह फैसला लिया है। इससे पहले सुबह सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेना से कहा कि आप अदालत के फैसले की अवमानना की है, फिर भी एक मौका आपको दिया जा रहा है। तब जाकर सरकार ने साफ किया कि वह संबंधित महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने को तैयार है। आज फिर 11 महिला अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद परमानेंट कमीशन मिला। तो पहले 39, फिर 11 और अभी भी कुछ बाकी है जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार उनकी योग्यता देखते हुए उन्हें परमानेंट कमीशन दे। तो ये बहुत साफ दिखता है कि सरकार की नीयत नहीं है। बार बार सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद महिला अधिकारियों के छोटे छोटे बैचेस को परमानेंट कमीशन मिल रहा है। तो सरकार केवल प्रचार के लिए महिला अधिकारियों का इस्तेमाल ना करे, एक बार में उन्हें परमानेंट कमीशन दे जिससे उनका करियर सुरक्षित हो सके। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सेना में अब महिलाओं के लिए और रास्ते खुलेंगे। लंबे संघर्ष के बाद किस्तों में ही सही सेना में महिलाओं को उनका हक मिल रहा है। बस सवाल ये उठता है कि सेना महिलाओं को उनका वास्तविक हक देने में इतनी आनाकानी क्यों कर रही है। आखिर महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब तक लाना होगा। नई दिल्ली में आशीष भार्गव और पवन कुमार के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ कैप्टन श्वेता मिश्रा हैं, पूर्व सेनाधिकारी हैं। श्वेता जी, मैं एक बार आपसे यही समझना चाहूंगी, इस बार भी जीत मिली है और ये भी एक बड़ी जीत है क्योंकि बार बार आप लोगों को कोर्ट जाना पड़ा है। ये जो मशक्कत है और जो इतनी बार बार आप लोगों की कोशिश रही है, रंग ला रही है, लेकिन वाकई ये राह बहुत चुनौतीपूर्ण है सेना में महिलाओं की। गुड इवनिंग निधि, व्हाट अ प्लेजर टू बी विथ यू। ये बिल्कुल मैं बहुत ही डिलाइटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ इन 11 महिला अधिकारियों के लिए जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और आज ये जीत हासिल की। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट उनके फेवर में आया। उनकी लड़ाई जेंडर पैरिटी की थी, पुरुष अधिकारियों के साथ उनको परमानेंट कमीशन दिया जाना चाहिए सेम सर्विसेज के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी जीत है उन 11 महिला अधिकारियों के लिए और एक टोकन है, रिप्रेजेंटेशन है बाकी महिलाओं के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए, बराबरी के हक के लिए लड़ने के लिए समाज में। बड़ी लड़ाई लड़ी रही है हम महिला अधिकारियों के लिए, ये तो सच बात है, लेकिन 30 साल, पिछले 3 डेकेड्स में एक बड़ी सक्सेस मिली है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को महिलाओं को इक्वल राइट्स देने के संदर्भ में। मैं ये कहूंगी जी, प्रॉब्लम ये आता है जब कुछ महिलाएं, कुछ केसेस हैं जो मिसहैंडल होते हैं और उनका मीडिया में उछाल होता है और वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं एक लार्जर इमेज की आर्म्ड फोर्सेस की।
आप ये समझिए 1992 से लेकर के आज तक लगभग 30 साल होने को आ रहे हैं। 1700 महिलाएं लगभग हैं, 1750 महिलाएं हैं जो महिला अधिकारी हैं इंडियन आर्मी में, नेवी में है, एयरफोर्स में है। बड़ी अचीवमेंट्स रही हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं महिलाओं को। तो ये बात तो गलत है कि आर्म फोर्सेस महिलाओं के अगेंस्ट हैं। बात असल में ये है कि 2010 में एक हाई कोर्ट जजमेंट आया था कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाना चाहिए, और उस 2010 में एयरफोर्स ने इंप्लीमेंट किया। एयरफोर्स ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिया गया, बट आर्मी में समवेयर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज रहे, पॉलिसी कंसिडरेशंस रहे, और वो उस पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया। पिछले वर्ष फरवरी में फिर फाइनली लेडी ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, और वहां पर उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, जहां की उनके हक में सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट मिला, और परमानेंट कमीशन की जब मीडिया में हेडलाइंस रही उनको मिला। बट विद इन दैट जब सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया कि सभी इंडियन आर्मी लेडी ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिया जाना चाहिए, आर्मी ने इंप्लीमेंट किया, बट उसमें से जितनी श्वेता जी, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ये छोटे छोटे खेप में आप लोगों को इतना लड़ना पड़ रहा है, और इसमें खर्चा भी बहुत आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम में आसानी से हो जाता है। तो ये जो आप लोगों की जो जद्दोजहद है, जो आप लोगों की पूरी कोशिश है, उसमें बहुत आर्थिक भी काफी पैसा भी लगता है इसमें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को करना। जी, आर्थिक फाइनेंशियल प्रेशर होते हैं, नो डाउट, बट फाइनेंशियल प्रेशर से बहुत बड़ी चीज होती है स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल इश्यूज जो साथ में आते होते हैं, और एक अनसर्टेनिटी साथ में जो आती होती है। इसकी वजह से हमारी सारा जो करियर, हमारा जो इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर्स है, वो फ्यूचर में हमको उसके बेनिफिट्स और उसके डिविडेंड्स नहीं मिल पाते। बिल्कुल, आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। बिल्कुल, आप ये सही कह रही है, मेहनत रंग ला रही है। लेकिन मुझे अंत में आपसे ये भी पूछना था मैम, आगे अब जिस तरह से जीत मिल रही है, पहले 39 महिला अफसरों को, अब 10-11 को मिल जाएगी, आगे औरों को भी मिलेगी, तो उनके कंधों पर एक भार तो नहीं कहूंगी, लेकिन अपने देश के लिए परफॉर्म करने का भी उनको मौका मिलेगा। तो इसी के लिए शायद इंतजार रहेगा। जी, मैं यहाँ पे एक केस ब्रॉट अप करना चाहूंगी यूएस आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। 1950s में जब यूएस आर्मी में लेडीज ने ज्वाइन करना शुरू किया था, तो यूएस आर्मी ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी, फेडरल एडवाइजरी कमेटी, जो कि सिविलियन मैन एंड विमेन की थी, जो कि फोर्सेस को एडवाइस करती थी, रिकमेंडेशंस देती थी, कि आज भी देती है, वेरी सक्सेसफुली देती है, कि हाउ वुमेन शुड बी एम्प्लॉयड, उनकी क्या सर्विसेज होने चाहिए, क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट साइकिल होना चाहिए विमेन ऑफिसर्स का डिफेंस फोर्सेज में। ये एडवाइस करते हैं डिफेंस एडवाइजरी कमेटी। वैसी एक कमेटी की जरूरत इंडियन डिफेंस फोर्सेस को भी मुझे लगता है, क्योंकि सारे केसेस जो हम देख रहे हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल में भर्ती का हो, चाहे नेशनल डिफेंस एकेडमी में भर्ती का हो, चाहे परमानेंट कमीशन का हो, बड़े हैफेजेड मैनर में और टूटे हुए तरीके से उन केसेस को डील किया जा रहा है। अगर एक प्रॉपर डिफेंस एडवाइजरी कमेटी होगी तो एक होलिस्टिक व्यू होगा और होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होगा विमेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट साइकिल को मैनेज करने का। और एक इंडियन आर्म फोर्सेस की जो करेक्ट इमेज है, करेक्ट इमेज ये है कि वहां पर जेंडर पैरिटी है, वहां पर विमेन को अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसकी वजह से उनकी जो एक जेंडर पैरिटी इमेज है उस पर डेंट पड़ता है, जो कि नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, अब परमानेंट कमीशन मिलेगा तो महिलाओं का जो अधिकारियों का जो मनोबल है वो और बढ़ेगा, और स्फूर्ति के साथ वो अपनी पूरी योगदान दे पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी। और ये एक अहम जीत थी, आज अहम जीत थी महिला अधिकारियों की। परमानेंट कमीशन में 11 को और जल्द से जल्द परमानेंट कमीशन मिल जाएगा। बहरहाल, अब देश की बात में आगे बढ़ते हैं, और हम खबर आपको एक नमाज पर जो लेकर बवाल मचा हुआ है उससे जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में शुक्रवार को खुले में होने वाली नमाज को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले शुक्रवार नमाज पढ़ने वाले स्थान पर हिंदू संगठनों ने गोवर्धन पूजा की थी, तो इस शुक्रवार हिंदू संगठन नमाज वाले स्थान पर वॉलीबॉल कोर्ट बनाने की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। एक रिपोर्ट। पिछले कई महीनों से सेक्टर 12 की इस जगह पर जुमे की नमाज होती थी, पर अब यहां हिंदू संगठनों ने उपले फैला रखे हैं। पिछले शुक्रवार हिंदू संगठनों ने कपिल मिश्रा और दूसरे कुछ कट्टर हिंदू संगठनों को बुलाकर नमाज से ठीक पहले यहां गोवर्धन पूजा शुरू कर दी थी, जिसका गोबर अब तक हटने नहीं दिया है। शुक्रवार को नमाज से ठीक पहले
हिंदू संगठनों के लोग नमाज पढ़ने वाली जगह पर कुर्सी लगाकर मूंगफली खाते नजर आए। इनका कहना है यहाँ वो किसी भी हालत में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, बल्कि अब वो इस मैदान में वॉलीबॉल कोर्ट बनाने जा रहे हैं। भाई आराम से बैठे, हम कोई प्लानिंग कर रहे थे भाई खेल का वो बनाएंगे यहाँ पे। ये सारे भाई बुलाए थे, अब भाई कैसे वो नेट वेट करने हैं। हम तो वैसे आए थे और फिर इधर से भाई पुलिस देखने लगी तो हम तो कुछ बोल ही ना रहे। खेल की प्लानिंग हम तो खेल की प्लानिंग कर रहे हैं। 2 बार नमाज हुई है सिर्फ, तीसरी बार हमने विरोध किया यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे सारी साफ सफाई हमने की है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अपना नेट लगाएंगे कल और यहाँ पे वॉलीबॉल ग्राउंड बनाएंगे इसको। हाँ जी, तो यहाँ वॉलीबॉल ग्राउंड हाँ जी यहाँ पे बनाएंगे। और अब हम सारे ना उसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। अब कैसे बनाना है, लाइट का क्या प्रबंध करेंगे, कैसे क्या होगा। तो हम यहाँ पे नमाज नहीं होने देंगे, हम अपना क्या प्ले ग्राउंड बना रहे हैं और उसी चीज की प्लानिंग हम सारे बैठे हुए हैं। खुले में नहीं होने देंगे, ये हमारी मतलब पक्की सोच है। अच्छा, यही नहीं पूरे गुड़गांव में कहीं भी इनको नमाज पढ़नी है, मस्जिद में जाओ, अपने घरों में पढ़ो। हम नमाज का विरोध नहीं कर रहे इनका, हम अपनी जगह में खुले में जो नमाज कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने माहौल खराब होते देख शुक्रवार को सेक्टर 12A में नमाज ना पढ़ने का फैसला लिया। हमने अपने सभी मुसलमान भाइयों से कहा है कि हमें सेक्टर 12 जब तक हमारे बीच में बैठ के कोई डिसाइड ना हो जाए, हम यहाँ का माहौल खराब नहीं चाहते कि गुड़गांव का माहौल खराब हो। इसलिए हमारी आपस में बैठ के सहमति होगी, बैठ के बात करेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। गुरुग्राम प्रशासन ने हिंदू और मुसलमान संगठनों के बीच समझौता कराकर जुमे की नमाज के लिए 37 जगहें तय की थी पिछले हफ्ते, लेकिन हिंदू संगठनों के दबाव में अब प्रशासन ने 17 जगहों से इजाजत वापस ले ली है। गोवर्धन पूजा में इस्तेमाल हुए उपलों को पिछले हफ्ते यहाँ पर लगाया गया था, उसको हटाया नहीं गया है और अब हिंदू संगठनों का कहना है कि यहाँ पर वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन क्यों शांत है, चुपचाप कोने में खड़ा हुआ है, मूक दर्शक बना हुआ है। तो सबसे ज्यादा सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं गुड़गांव पुलिस पर। सहयोगी शशिकांत झा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और देश की बात में खबर है अब मध्य प्रदेश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ रहे हैं और इस आयोजन में प्रदेश भर से तकरीबन 2 लाख आदिवासियों को लाने की तैयारी है। जबूरी मैदान में होने वाले इस आयोजन में मंच पर प्रधानमंत्री 1 घंटा 15 मिनट तक रहेंगे, जिनके लिए 5 डोम भी बनाए जा रहे हैं। आदिवासियों के बैठने के लिए बड़े पंडाल भी बन चुके हैं, इनमें पर्दे लगाए जा रहे हैं। 300 से ज्यादा मजदूर हफ्ते भर से इस काम में जुटे हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार 16 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है, जिसमें 13 करोड़ रुपए सिर्फ लोगों को जबूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रम में ले जाने पर ही खर्च होगा। एक रिपोर्ट। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा जयंती के दिन भोपाल में आयोजित जनजातीय महासम्मेलन में आएंगे। मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा चुनिंदा लोग ही होंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। 12 करोड़ 92 लाख 85 हजार रुपए 52 जिलों से लोगों को लाने ले जाने, खाने पीने और रुकने के लिए। 9 करोड़ 98 लाख 13 हजार रुपए 5 डोम, टेंट, साज सजावट, प्रचार प्रसार के लिए। खंडवा जैसे जिलों में बसें अधिग्रहित हो गई हैं, पैसे भी मिल गए हैं। अभी फंड आया है, लगभग 30 लाख का फंड आया है, जिसका जो है वो बसों के भुगतान के लिए किया जा रहा है और खाने की व्यवस्था जो है, भोजन की व्यवस्था, उसके लिए भी फंड आया है। बहरहाल इस गौरव दिवस की जरूरत और हकीकत को 2 आंकड़ों से समझें। राज्य में आदिवासी बहुल 47 सीटें आरक्षित हैं। 2008 में बीजेपी ने जिसमें से 29 सीटें जीती। 2013 में आंकड़ा बढ़ा, 31 आदिवासी विधायक बीजेपी से बने, लेकिन 2018 में 47 आरक्षित सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 16 सीटें मिली। ये खर्च गौरव दिवस के नाम पर इसलिए खटकता है क्योंकि NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में मध्य प्रदेश में आदिवासियों के प्रति अत्याचार के 2401 मामले दर्ज हुए। 2019 में यह आंकड़ा 1922 था। 2018 में 1868, यानी 2 सालों में लगभग 28% ज्यादा। दिल्ली से भोपाल अपने 4 घंटे के कार्यक्रम में 1.25 घंटे जमूरी मैदान में रहने के बाद प्रधानमंत्री देश के पहले PPP मॉडल पर बने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे, जिसका पुनर्निर्माण जर्मनी के हीडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर करने का दावा है। यहाँ राज्य के पर्यटन स्थलों के चित्र से लेकर वेटिंग रूम और लाउंज आपका स्वागत करेंगे। एयर कॉन्कोर्स जो 84 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा होगा। प्लेटफॉर्म पर 1750 यात्रियों के लिए स्टेनलेस स्टील की सीटिंग उपलब्ध कराई गई है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे स्टेशन पर 162 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं।
आग बुझाने के लिए CFC से युक्त HVC अग्निशामक सिस्टम लगाया गया है। हबीबगंज स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगा। हर तरह से ये एक जो है पूर्ण रूप से एक मॉडर्न स्टेशन है जो कि PPP मोड में पहली बार इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में डेवलप किया गया है और इसके इनॉग्रेशन की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। 15 तारीख को ये बिल्कुल तैयार है देश को समर्पित होने के लिए। ये एक नए तरह का पैसेंजर एक्सपीरियंस है। सुख सुविधाओं का जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक पैसेंजर एमिनिटीज जो है वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे ले जाने की कोशिश की गई है। तो एक अच्छा एक ट्रैवल एक्सपीरियंस दिया जाएगा यहाँ से। एक और बात, हो सकता है हबीबगंज का नाम हबीबगंज न रहे, क्योंकि ऐसी मांग बीजेपी के कई नेताओं समेत भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने की है। 4 घंटे के लिए शहर सज रहा है। 5000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती है। होटल घर तलाशे जा रहे हैं। पुलिस इतनी सजग हो गई है कि 7 दिनों में 4-4 की टीम बनाकर 6000 से ज्यादा किराएदारों का वेरिफिकेशन तक करवा लिया है। पूरे पुख्ता इंतजाम यात्रा के बारे में किए गए हैं। SPG भी आ गई है, वो भी स्वयं व्यवस्था देख रही है। राज्य सरकार के अधिकारी स्वयं उसको देख रहे हैं। कुछ सालों पहले स्टेशन में पार्किंग का किराया 10 रुपए था। निजी कंपनी ने उसे फौरन बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया। खूब हंगामा मचा तो उसे घटाकर 20 रुपए कर दिया। हंगामा शांत हो गया, लेकिन किराया दोगुना। दूसरी कहानी यह है कि शायद आप अगली बार आएँ तो ये नाम हबीबगंज ना पाएं, क्योंकि भोपाल की सांसद ऐसा चाहती हैं। कहते हैं कि भोपाल की बेगम कोई जगह इतनी खूबसूरत लगी कि इसका नाम उन्होंने हबीब यानी प्यारा रखा। कुछ ये भी कहते हैं कि ये ज़मीन हबीब मियाँ की थी, इसलिए इसका नाम हबीबगंज पड़ा। लेकिन शायद अगली बार आप ये नाम देख ना पाएं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और खंडवा से निशाद के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। देश की बात में खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी की चुनावी तैयारी अब अमित शाह ने संभाल ली है। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर चुनाव प्रभारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। वाराणसी के ट्रेड फैसिलिटेटेड सेंटर के हाल में बैठे बीजेपी के इन पदाधिकारियों के कंधे पर 2022 में होने वाले चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरह से चुनाव की तैयारी की जाए, विपक्ष के खिलाफ क्या रणनीति हो और कैसे जीत की पटकथा तैयार की जाए, इन तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। संगठनात्मक बैठक है और संगठनात्मक बैठक जब होती है तो उस बैठक में सब प्रकार के चर्चे होते हैं, चिंतन होता है और 2022 के विजय का महामंत्र होता है। हालांकि बीजेपी के लिए 2022 का चुनाव आसान नहीं माना जा रहा है। राह में कई रोड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है किसान आंदोलन। लखीमपुर की घटना के बाद यह मुश्किल और बढ़ गई है। बीजेपी किस रास्ते पर बढ़ेगी, वो उनके नेताओं के इस सवाल के जवाब से पता चलता है। मुझे नहीं लगता है कि पश्चिम में कहीं पर किसान आंदोलन का कोई प्रभाव है। जो किसान आंदोलन हो रहे हैं वो किन मुद्दों पे हो रहे हैं, आप भी इस बात को बहुत स्पष्टता से देश की जनता ने देखा है। इस पर राजनीति हो रही है। राजनीति छोड़कर अगर किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए सरकार हमेशा तैयार रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये विषय और भी लोगों के बीच में स्पष्ट होगा। किसान आंदोलन के अलावा महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी हैं, लेकिन बड़ी मुसीबत पूर्वांचल में 2017 के चुनाव में उनके छोटी सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर का न रहना है। 2017 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन था। 8 में से 4 सीट राजभर की पार्टी जीती थी और तकरीबन पूर्वांचल की 15 से ज्यादा सीट पर जीत की अहम भूमिका निभाई थी। हम अपने कार्यों के आधार पर जाएंगे, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काम किया है और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से विकास की गति को लगातार तेज किया है, एक स्वरूप दिया है, लोगों को अपना विजन बताया है और वो दिखाई दे रहा है। तो आप जनता के बीच जाइए, लोग उनको अपना दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं। तो हम अपने कामों को लेकर जाने वाले हैं। 2022 के यूपी चुनाव की बागडोर एक बार फिर अमित शाह ने संभाल ली है। ये बैठक भी उन्हीं की रणनीति का एक हिस्सा है। अब इस बैठक से क्या तय होकर के निकल कर आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। वाराणसी से आलोक पांडे और विनीत वर्मा के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे, दिल्ली में हवा खराब, लेकिन किसानों के पास पैसे की कमी, तो पराली जलाने को है वो मजबूर।
दिल्ली और आसपास के शहर खराब हवा से जूझ रहे हैं, लेकिन पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे। चुनाव करीब होने के कारण सरकारें इस बार किसानों से सख्ती भी नहीं कर रही हैं। लेकिन पंजाब में किसानों की समस्या है कि उनके पास में पैसे नहीं हैं कि वो खुद ही पराली जलाने से जुड़ी समस्या का समाधान करें। एक किसान से उसकी समस्या के बारे में बात की हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने। पंजाब में पराली की समस्या पिछले कई सालों से चल रही है। सरकारें हर बार मदद की बात कहती है कि हम मशीन दे रहे हैं, वो भी सब्सिडी पे दे रहे हैं, या किसानों को अवगत भी कराया जा रहा है। लेकिन हर साल ऐसी ही स्थिति पंजाब में, अगर आप हाईवे से जाएंगे तो आपको ऐसी स्थिति दिखेगी। ये बताइए कि हर साल सरकार जो है वो कहती है कि हम मशीन दे रहे हैं, पराली की समस्या खत्म हो जाएगी, फिर भी आप लोग आग लगाते हैं। 2-3 मोटे कारण बताएं कि क्यों आप लोग ऐसा करते हैं। पहला कारण तो ये है, हमारियां दोनों सरकारां, पंजाब सरकार भी और केंद्र सरकार भी, दोनों नकमियां। हमारा पंजाब खेती प्रधान सूबा, इन्हां दोनों सरकारां ने सानू कोई नीति नहीं बना के दिती भी किसान किस तरह काम करन। 1 लाख लोगों ने अर्जी दी आ सबसिडियां संद लैण नूं, सिर्फ 10,000 पास होए आ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिता इन्हां नूं भी 2.5 एकड़ ताईं तुसीं 5 एकड़ ताईं मदद करो किसानां दी, एकड़ दा 5-5 हज़ार रुपया मुआवजा दिओ। 2019 दे विच ये गल सुप्रीम कोर्ट ने कही आ, पर दोनों सरकारां कमियां ने सानू 1 पैसा नहीं दिता। और मशीन अगर आपको मिल जाती तो कितने खर्चे पे मिलती है मशीन, कितना लगता है मशीन का? वो अगर सब्सिडी में मिले तो 1,40,000 रुपये में मिल जाता है। उसके लिए ट्रैक्टर के ऊपर भी 10 लाख रुपया लगाना पड़ता है, क्योंकि उसको छोटा ट्रैक्टर नहीं खींच रहा। एकड़ में अगर आपको मशीन दी जाती है तो 1 एकड़ की पराली साफ करने में कितने का तेल खर्च हो जाता है और समय कितना लगता है? हमारा पूरा कणक बीजन, गेहूं बीजन तक, झोने की कटाई तो लेके 4 से 5 हज़ार रुपया खर्च आता है 1 एकड़ में। तो ये किसानों की मुश्किल हमने सुनी कि क्यों पराली उनको जलानी पड़ती है, लेकिन दिल्ली में किस तरह से प्रदूषण कम करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको ताज़ा जानकारी देंगे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों को गाड़ियों का इस्तेमाल 30% तक घटाने की सलाह दी है। कुछ और भी सलाह दी गई है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हैं। अखिलेश, तो किस तरह से ये कटौती होगी? 30% बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से दिल्ली में 40% से ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो किस तरह से क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए निधि, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसका जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन टीम है, उसकी आज बैठक हुई थी। इसमें कि ये फैसला किया गया है कि सलाह दी जाए सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को कि जो गाड़ियों की संख्या है यातायात के लिए, उनको 30% तक कम कर दिया जाए। उनका ये मानना है कि जो अगला 1 सप्ताह है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें स्थिति ख़राब रहने वाली है, और अभी जो हालात है वो भी आगे चलकर ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसी को वो 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी सलाह दी है कि लोग अपने घरों के भीतर ही रहें और बिल्कुल ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, पूरे समय में मास्क लगा करके रखें। और साथ ही ये भी कहा गया है कि आने वाले समय के लिए भी सतर्कता बरतने की पूरी आवश्यकता है। ये तमाम एडवाइस जो है वो इनकी ओर से दी गई है, और निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो प्रदूषण के हालात हैं वो ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, और इसीलिए सलाह दी गई है। हालांकि एक बात मैं यहाँ पर जोड़ दूँ कि अभी तक ऑड इवन जो पिछली बार हमने देखा था कि इस तरह की दिल्ली सरकार ने योजना लगाई थी कि ऑड इवन स्कीम, वैसा अभी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, और न ही स्कूल बंद करने की, कॉलेज बंद करने की कोई बात अभी सामने आई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा गया है कि लोग घरों के भीतर ही रहें। अखिलेश, लेकिन चिंता की बात यह है कि एडवाइस सब दे देते हैं, लेकिन ज़मीन पर कार्यान्वित कैसे होगा? और उस लिहाज से बहुत, अब सरकार में सरकारी जो अफसर हैं उनकी तमाम गाड़ियां होती हैं, और तमाम ट्रांसपोर्टेशन को लेकर अब बसेस कम है। बसेस के भी आने की बात थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाया जाएगा, वो नहीं बढ़ा है। फिर पराली को जलाने पर हम देख रहे हैं, पराली में क्योंकि चुनाव हो रहे हैं पंजाब में, यूपी में, इसलिए किसानों पर केसेस नहीं हो पा रहे हैं इस बार, क्योंकि चुनाव वहां पर है। तो समस्या और दिल्ली में जिस तरह से वो प्लेस्ड है ये ज्यादा बढ़ रही है।
लेकिन इसमें इच्छा शक्ति की बात है, वो कहीं से नहीं दिख रही है इच्छा शक्ति। बिल्कुल सही बात है निधि, लगता है कि जब आग लगती है तभी कुआं खोदा जाता है, और यही वजह है कि हर साल इसी वक्त पर आप उठा के देख लीजिए पिछले 10 साल का रिकॉर्ड, यही समय है कि जब दिल्ली में डेंगू का भी हमला होता है, यही समय जब यहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन हर बार जो है सिर्फ बातें कागजों में होती हैं और ज़मीन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यही कारण है कि हर साल ये समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बार हालात थोड़े ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहे हैं। और आपने जैसा कहा है कि जो पराली है वो इसके पीछे एक बड़ा कारण है, साथ ही दिल्ली का जो अपना वाहनों का जो आवागमन है, वाहनों का जो उपयोग है, वो भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है। और यही वजह है कि सलाह दी गई कि इनका उपयोग कम से कम 30% कम किया जाए। हालांकि ये कैसे होगा ये इस बारे में नहीं बताया गया है। हालांकि हम जानते हैं कि पिछले दिनों जब कोरोना का कहर था, उस वक्त जब लॉकडाउन रहा तो लोग घरों से काम करते रहे और तब आवागमन जो है वो काफ़ी कम रहा था, सड़कें भी जो उस पर यातायात कम था और उसका सीधा असर जो है वायु प्रदूषण पर देखने को मिला था जब हालात काफ़ी सुधरे थे। तो क्या एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है, इससे बिल्कुल साफ इनकार किया गया है, लेकिन सलाह के तौर पर कहा गया है कि 30% संख्या में कटौती की जाए। लेकिन अखिलेश, फिर वही सवाल, क्योंकि मेरे पास समय मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली में 30% प्रदूषण कंस्ट्रक्शन, धूल मिट्टी से भी होता है, तो इस पर अब तक किसी भी तरह की लगाम या कुछ दिशा निर्देश सामने नहीं आए हैं। 40% से ज्यादा ट्रांसपोर्ट से हो जाता है, पराली का 27% आ जाता है। तो ऐसे में क्या केंद्र प्रदूषण बोर्ड जो अब ये कह रहा है, इसको क्रियान्वयन किस तरह से होगा, जमीन पर किस तरह से उतारा जाएगा, उसके लिए भी कोई टाइम फ्रेम है कि सिर्फ सलाह ही है? नहीं, देखिए, इसको क्रियान्वयन करने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है। सरकार को ये निर्देश दिया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस सब कमेटी की ओर से कि इसको ज़मीन पर लागू किया जाए। जो 8 तारीख का आदेश का मैं जिक्र कर रहा था उसमें वो तमाम बातें हैं जिसके बारे में आपने पूछा है, जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर लगाम कसने की बात कही गई है, वहाँ पर किस तरह से वायु प्रदूषण कम कराया सके, धूल वहाँ पर जो निकल रही है उसको कैसे कम हो। और हमने कुछ तस्वीरें भी देखी थी कि जो सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है दिल्ली में राजपथ पर, वहाँ किस तरह से एक वाटर गन लगाई गई जिससे कि जो धूल फैली है हवा में उसको काबू में लाया जा सके। तो ये तमाम तरह के उपाय हैं, लेकिन ये सिर्फ सजावटी उपाय ही हैं और जब तक समस्या की तह में जाकर काम नहीं होगा तब तक दिल्ली को हर साल इसी तरह की समस्या को झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। वाकई में प्रदूषण कम करना है तो हर तबके को की तरफ से इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए, उसको जमीन पर उसका असर तभी दिखेगा। तो देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।